ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज साइंस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने कल काफी सारी वीडियोस आपको डिस्कस की थी। हर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमारा अगला टॉपिक है, वैसे हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो अपने आप की अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करती है मास पे। किस पे डिपेंड करती है? वो मास पे। वहां पे एक और फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? पी से नोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी P इज इक्वल टू m इंटू वी। यानी कि अगर इनर्शिया मास कर रहा है m पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इनर्शिया डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम पे भी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि उसका मास एंड उसकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो टर्म कहलाता है आपका मोमेंटम। यानी कि इनर्शिया कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा आपके मोमेंटम पे भी। कोई ऑब्जेक्ट इतना स्पीड से जा रहा होगा, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा अपने आप से उतनी मुश्किल से वो रोक पाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो होगा आपका आखिर मोमेंटम। ठीक है, अब इस मोमेंटम के दो पार्ट हो गए। एक को हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, एक को हम क्या बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो हम उसका नाम दे देंगे, मान लो उसका हम नाम देते हैं P1। तो हो गया आपका m इंटू यू। और फाइनल मोमेंटम नाम देंगे दूसरे वाले को, जब वो लास्ट में होगा, जब वो रुकने वाला होगा तो वो कहलाएगा आपका फाइनल मोमेंटम। उसको हम नाम देते हैं P2। तो होगा आपका mv। तो ये दो टर्म है हमारा, जिससे हम निकाल पाएंगे किसको? न्यूटन के सेकेंड लॉ को। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो अभी इस मोमेंटम के इस फॉर्मूले को ध्यान रखना जो हमने यहाँ पे बताया। अभी इसका हम इस्तेमाल करेंगे किसमें? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, देखो फर्स्ट लॉ ने सिर्फ ये बताया कि बिना फोर्स के हम किसी चीज को ना तो मूव कर पाएंगे ना ही उसको रोक पाएंगे। अब सेकेंड लॉ जो है वो उस फोर्स को मेजर करेगा कि वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इट स्टेट दैट टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force। ये किस पे डिपेंड करता है? आपका एक्सटर्नल फोर्स पे। इसका मतलब क्या है कि देखो इन टर्म को हम समझते हैं, क्या है? टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम का चेंज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो वो इक्वल होगा किसके? इसके फोर्स के बराबर होगा। ये इसका मतलब है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। सो लेट द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखा है ना, हम यहाँ बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि लेट चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? वो आपका mv माइनस mu। क्या हो गया आपका चेंज मोमेंटम? mv माइनस mu। अब टाइम रेट चेंज क्या हो जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज इज, वो हो जाएगा आपका mv माइनस mu अपॉन t। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट।
अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका एफ एक्सटर्नल होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एम वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हम इसको लिखें तो दोबारा से, अगर हम इसको लिखें एफ एक्सटर्नल इजिकल टू, यहाँ पे लगा देंगे क्या कि एम वी माइनस यू अपॉन टी। अगर के की वैल्यू हम 1 मान लें, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके पास में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमेशा हम एक टर्म को यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे के, और प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू जितनी आ रही है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो एम वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है आपका, वी माइनस यू टी अपॉन टी क्या होता है आपका, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। तो एफ एक्सटर्नल इजिकल टू क्या आ गया आपका, एम इंटू ए, और दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दी फोर्स। अगर हम बात करें फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या रोकने के लिए हमें कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा फोर्स का, दैट इज दी एम इजिकल टू एफ इजिकल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपका, जो आगे की आपकी फिजिक्स को डिसाइड करेगा, आपकी फिजिक्स किस डायरेक्शन में चलेगी। वो फॉर्मूला आ गया आपका एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स, या पढ़ चुके हो बड़े फैमिली के लिए, तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका एम। अब इसका यूनिट ऑफ मास क्या होती है आपकी, अगर हम बात करें इन एसआई, इसमें एसआई सिस्टम के अंदर, इसके अंदर निकालेंगे इसको, एसआई सिस्टम के अंदर ये आपका बन जाएगा किलोग्राम, ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन, क्योंकि साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, 1 न्यूटन, जस्ट टू गिव द ऑनर टू द साइंटिस्ट, बिकॉज न्यूटन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा था इसमें, फिजिक्स के अंदर ज्यादा है रादर। तो क्या हो जाएगा आपका 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या कहलाएगा, आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ, और ये कहलाएगी आपकी इसकी फोर्स की यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि हाँ, और उसका मास कितना है। बेसिकली उसका मास डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपका चलेगा या रुकेगा, या उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कितनी देर तक रहेगी, या इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे फोर्स पढ़ लिया, सेकंड यूनिट पढ़ ली इसकी जो है, आपका फोर्स का हमने डिस्कस भी कर लिया। चलिए अगर थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन के ऊपर एक निगाह और डालें, तो जैसे हमने लिखा था यहाँ पे एफ इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इसको मैं देख लूँ तो आपका एफ इंटू टी इजिकल टू एम वी माइनस एम यू। अब एम वी माइनस एम यू क्या आपका चेंज इन मोमेंटम इजिकल टू फोर्स इंटू टाइम, यानी कि अगर आपके पास में ये जो टर्म आ गया फोर्स इंटू टाइम और एम वी माइनस एम यू, ये क्या आ गया आपका एक्सप्रेशन आ गया चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एट सम पॉइंट एफ इजिकल टू 0, अगर हमने माना कि हमने बाहर से फोर्स को लगाया नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका एम वी माइनस एम यू इजिकल टू 0। तो यानी कि एम वी इजिकल टू एम यू, एम बटे यानी कि यू इजिकल टू वी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को लीड किया, ये गैलीलियो का पॉइंट भी यही था कि अगर बाहर से कोई फोर्स को नहीं लगाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से चल रहा था या जिस मोमेंटम उसने गेन कर रखा था वो उसी मोमेंटम से ही चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। कब तक नहीं रुकेगा, जब तक कोई बाहर से आके इसको रोकेगा। तो ये बाहर से आके रोकने वाले को हमने 0 मान लिया, तो इसका मतलब क्या है आपका वी इजिकल टू यू आ गया, विच लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो पहले वाली जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स थी इसके अंदर हम ये मानते थे कि भाई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब वो रुकना तो परमानेंट ही है,
कोई भी चीज चलेगी तो वो रुकेगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, गैलीलियो और न्यूटन ने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप उसको रोको ना। कुछ चीज अगर रुकी हुई जब तक रुकी रहेगी, जब तक आप उसको चलाओ ना। ये कॉन्सेप्ट थी वहां पे। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके से, अगर आप देखो, बट चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन है वैसे। ये कह रहा है यहाँ पे कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अब वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एग्जांपल 9.1 है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास kg। अगर एक ऑब्जेक्ट इसका मास आपको देखा 5 kg, उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 सेकंड तक। कितनी सेकंड तक काम कर रहा है वो? 2 सेकंड तक। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर। अब उसकी यू दे रखी है आपकी 3 मीटर पर सेकंड, और वी दे रखी है आपकी 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन ड्यूरेशन ऑफ द 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि पहले इसी बात को समझ लो यहाँ पे, और आपको फोर्स निकालना है। तो एफ क्या होता है आपका, एम वी माइनस यू अपॉन टी, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो 5 7 माइनस 3 अपॉन कितना था आपका टाइम 2, तो 4 अपॉन 2 कितना आपका 10 मीटर आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर टाइम को बढ़ा दें, टाइम को कितना कर दें हम यहाँ पे 5 सेकंड के लिए कर दें। कितने टाइम के लिए कर दें? 5 सेकंड के लिए। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि अगर आपने इसी फोर्स को 5 सेकंड के लिए कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमें v निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 10 इजिकल टू 5 इंटू वी माइनस यू। वी हमें निकालना है, यू कितना आपका 3 है, और टाइम कितना आपका 5। ठीक है, तो 5 से 5 करके आपका 10 आ गया, v माइनस यू, तो v माइनस 3, तो v कितना जाएगा आपका 10 प्लस 3, यानी कि कितना है आपका 13 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर इसी फोर्स को अगर आप लगातार लगाते चले जाओ, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इतने टाइम के बाद में। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट भी रहा होगा समझना भी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.